चीज़ों में अगर समूचे आवंटन को देख लिया जाए या फिर जैसे आईआईएम्स के मुद्दे को लेकर थोड़ा संशय सबको रहा कि वहाँ पर क्यों थोड़ी कटौती। ये जो इस समय हमारी शिक्षा व्यवस्था चल रही है और इस समय ये जो बजट में आवंटन और अलग अलग चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो या फिर टीचरों की ट्रेनिंग हो, ऐसी चीज़ें, क्या हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब भारत की शिक्षा प्रणाली पूरी बदल रही है और बहुत कुछ बदलना है, इसीलिए इतना बड़ा आवंटन? श्वेता जी, आपने बजट के अमाउंट से शुरू किया। भारत सरकार में शिक्षा पे खर्चा मोटा मोटी ज़्यादा होता है एजुकेशन मिनिस्ट्री की ब्रैकेट पे, लेकिन इस बार आपने देखा होगा 157 नया नर्सिंग स्कूल खोलने का भी घोषणा किया गया है। इसकी स्पेंडिंग अकाउंट होगा हेल्थ मिनिस्ट्री में। इसके अर्थ है अगर हम पूरा नॉलेज कंपोनेंट में हम एक उसकी हिसाब जोड़ेंगे तो ये 1,12,000 से भी ऊपर जाएगा। स्किल और एजुकेशन दोनों की संपर्क और गहरा हुई है, दोनों को परिपूरक किया गया है। स्किल मिनिस्ट्री की खर्चा उसके अलावा है, लगभग ये 1,25,000 करोड़ रुपया तक नॉलेज वर्टिकल में खर्चा 5G लैब के बारे में कहा गया है। खर्चा करेगी मेटी मिनिस्ट्री, लेकिन आखिर ये होगा तो कोई ना कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे। ऐसे उसको मैं पूरा मिलाऊं तो ये 1,25,000 करोड़ रुपया तक खर्चा आ सकती है। शायद आज़ादी के उपरांत नॉलेज में, एजुकेशन में, स्किलिंग में अब तक का ये सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है, बजट एलोकेशन है। ये बात आपने सही कहा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 21st सेंचुरी की ग्लोबल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमारी लक्ष्य है कि हम इस NEP के माध्यम से आने वाले दिनों में ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाएंगे। तब हमारी स्पेंडिंग भी ऐसी होनी चाहिए, हमारे इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी ऐसी होनी चाहिए, हमारी नॉलेज लेवल भी ऐसी होनी चाहिए। इसलिए एक पैराडिम शिफ्ट हो रहा है। हम कॉलोनी माइंडसेट से निकल के 21st सेंचुरी की आवश्यकता बट इंडियन नॉलेज की रूटेडनेस की आधार पे जमीनी जड़ से जुड़े हुए वैश्विक रिक्वायरमेंट को पूरा करने की इस शिक्षा नीति की अप्रोच है। मैं बहुत आशावादी हूँ, विशेष करके आपने उसको भी उल्लेख किया कि इस बार बजट में हमने प्रस्ताव रखा था NEP इम्प्लीमेंटेशन होने में सबसे एक प्रमुख अपेक्षा रहेगी टीचर्स की ट्रेनिंग। टीचर्स कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए राज्य सरकारों के द्वारा चलने वाले डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, ये जो डाइट है, डाइट की को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करके जिले में 15 से 25,000 की संख्या में टीचर रहते हैं। उनकी मैथमेटिक्स, उनकी साइंस नॉलेज, उनकी लिटरेरी नॉलेज, उनको टेक्नोलॉजी एनेबिलिटी उनके अंदर बढ़ाना, ये राज्य केंद्र तक आ नहीं पाएंगे, इनको जिलों में ही संभालना पड़ेगा। पहली बार सरकार ने आयु 3 एज 3 को बाल बाटिका 1 से जोड़ा है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECC को फॉर्मल एजुकेशन की पार्ट बनाई है। इसलिए उनके लिए भी विशेष प्रकार के टीचर की आवश्यकता होगी। आंगनबाड़ी की जो दीदियां हैं उनको भी कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता है। ये सारे ध्यान रखते हुए टीचर्स कैपेसिटी एक प्रायोरिटी की विषय इस बार बजट में बनी है। डिजिटल लाइब्रेरी की कल्पना किया गया है इस बार बजट में। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे देश की सामान्य लोगों तक पहुंची है। डिजिटल वर्ल्ड अभी सिर्फ संपन्नों की बात नहीं रही, आम आदमी की बात बन चुकी है। उस समय में डिजिटल लाइब्रेरी भी उस दिशा में अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल तरीके से बड़ी समाज को नॉलेज से जोड़ा जाए, उस सारे दृष्टि से बजट एक बहुत बड़ी एलोकेशन, बहुत बड़ी डायरेक्शन दिया है। सर, भारत की जो शिक्षा प्रणाली रही है हमेशा से, मतलब आज़ादी के बाद से, स्कूलों में पढ़ के जो बच्चे होते हैं वो अगर कोई कल्पना करते थे, मैं पुरानी चीज़ों की बात कर रही हूँ, तो लगता था कि कोई सरकारी नौकरी सबको लेनी है, उसी लिए पढ़ाई लिखाई होती थी। माँ बाप भी कहते थे कि ये पढ़ो, ये कंपटीशन देना, वो कंपटीशन देना।
आज सरकार बात करती है स्टार्टअप्स की, जिसके लिए स्किल डेवलपमेंट भी होता है। क्या, क्योंकि कोई भी बदलाव तभी आएगा जब वो जमीनी स्तर से उठकर आएगा, क्या हम उतने नीचे स्तर तक वो अंकुर, वो बीज उन बच्चों के दिमाग में डाल रहे हैं कि केवल ये नहीं है तुम्हारा रास्ता, तुम और रास्तों में, केवल कंपटीशन नहीं बल्कि और भी कई रास्ते हैं? मैं आपको दो उदाहरण बताऊंगा हम कैसे एनईपी एनेबल कर रहे हैं शिक्षा को। और जो विषय आपने कहा कि ये स्टार्टअप की आइडिया अगर बच्चों में बीज की स्तर पे वो परिप्रकाश कर पाएगा तब जाके वटवृक्ष तक जा पाएगा, ये बात सही है। आखिर ये सारे विश्व भर की रिसर्चर ने ये कहा है एज 8 तक, यानी बच्चे की 8 साल होते होते उसकी 85% ब्रेन शेप ले लेता है, उसकी सारे गुणवत्ता उस एज पे आ जाती है। ये ग्लोबल रिसर्च की फाइंडिंग है। उस समय में क्या हमारी स्कूली शिक्षा उस दिशा में अलाइन है? नौकरी के बजाय नौकरी देने की मानसिकता तक जा रही है, एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ रहा है। यही आपका मूल विषय। मैं आपको दो उदाहरण बताऊंगा। समग्र शिक्षा में सालाना लगभग भारत सरकार 40,000 करोड़ रुपया खर्चा करती है। 2 लाख करोड़ रुपया 5 साल की बजट एलोकेशन बनी है 5 साल के लिए। उसमें हमने 2 साल पूरा किया है। उसमें प्राइमरीली यही विषय है, क्वालिटेटिव एजुकेशन अपग्रेडेशन हमारी प्रायोरिटी है। और एक उदाहरण आपको दूंगा मैं, हम उसके अलावा इस बार बजट में लगभग 2,500-3 हजार करोड़ रुपया एलोकेशन किया गया है पीएम श्री स्कूल पे। पीएम श्री स्कूल 14,000 स्कूल देश की हर एक विकास खंड में, डेवलपमेंटल ब्लॉक में और म्युनिसिपल इलाका में 2 स्कूल को चैलेंज रूट पे चयन किया जाएगा। जो ये सारे अपेक्षा आप रख रहे हैं वो हब होगा। उस ब्लॉक में स्पोक के माध्यम से अन्य स्कूल आएंगे, उस मॉडल स्कूल को देखेंगे। उसके अलावा इन दिनों में नीति आयोग की देखरेख में अटल इनोवेशन मिशन देश में 10,000 टिंकरिंग लैब बना दिया है। इसको 75,000 तक ले जाना है। हायर सेकेंडरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल देश में लगभग 3 लाख है। हमारी कल्पना है 1 लाख स्कूलों में इनमें से अटल टिंकरिंग लैब, समग्र शिक्षा की तहत, और अनेक राज्यों की अपने अपने भी इनोवेटिव स्कीम्स है। कई राज्य सरकार अपने ही, क्योंकि शिक्षा एक कॉन्करेंट जिम्मेवारी वाला विषय है, अनेक राज्य सरकार अपना अपना भी मॉडल चलाते हैं। ये सारे को ध्यान में रखते हुए देश की जो 6वीं से 12वीं तक बच्चे हैं उनके अंदर एक कॉम्पिटेंसी डेवलप हो, उस दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने डायरेक्शन दिया है। बजट भी उस ढंग से अलाइन हुआ है। मैं आशावादी हूं उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। कोविड के समय में एक डिजिटल इनइक्वालिटी, असमानता की भी बात हुई थी कि जो गरीब घर के बच्चे हैं वो किस तरह से पढ़ पा रहे हैं। आप नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की बात करते हैं, क्या वाकई उन तक पहुंच हो सकेगी उस हिसाब से जब वो असमानता समाज में है इस समय? देखिए, मैं आपको थोड़ा मेरे जो जानकारी है मैं बताऊं। प्रथम करके एक देश की शिक्षा विषयों पे समीक्षा करने वाले एक विश्वसनीय संगठन है, उनकी एक वार्षिक रिपोर्ट आती है असर। जब कोरोना ने पिछले साल 2021-22 की उन्होंने रिपोर्ट निकाली, कोरोना के समय में देश में लगभग 65% घरों में डिजिटल इक्विपमेंट था, लेकिन पर्याप्त नहीं था। घर में एक स्मार्टफोन है, पिताजी भी लेके जाएंगे, बड़ी बहन भी पढ़ेगी, छोटा बच्चा भी पढ़ेगा। ये थोड़ा डिपेंडेंसी था, लेकिन कनेक्टिविटी उस आशा रिपोर्ट में आ गया था 65-67% तक पहुंची गई थी। लेकिन अभी मैं आपको 2 स्टैटिस्टिक्स और सरकार की बताऊंगा। भारत में 6 लाख गांव है। भारत नेट की इंप्लीमेंटेशन के तहत 2024-25 तक हमारा लक्ष्य है हर एक गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछ जाए। 5G टेक्नोलॉजी हमारे देश में रोल आउट हो चुका है। BSNL इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को 2024 तक रोल आउट कर देगा। उसके अर्थ है ऑप्टिकल फाइबर हर एक गांव में, 5G स्तर की टेक्नोलॉजी, जिसमें जाएगा क्या, जाएगा प्राइमरीली 2 कमोडिटी उसमें जाएगा,
नॉलेज कमोडिटी जाएगा, हेल्थ सर्विसेज एंड नॉलेज सर्विसेज, एजुकेशन। आने वाले दिनों में इसीलिए हमने दो विषय अगर मैं आपको बताऊं, सरकार की इनिशिएटिव, हम 200 टीवी चैनल की काम शुरू कर रहे हैं। शायद अगले शिक्षा वर्ष तक हम सभी भाषाओं के लिए, सभी क्लासों के लिए एक एक टीवी चैनल रख देंगे। उसकी कंटेंट स्कूल शिक्षा के लिए दीक्षा, हायर एजुकेशन के लिए स्वयं, कंटेंट की रिचनेस बड़ी है। उसके अलावा अनेक छोटे बड़े एजुटेक उसमें कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये तो सैटेलाइट में हुआ। इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से एडुटेक की आज अनेक सफल एक्सपेरिमेंट हो चुकी है। ये सारा विषय को ध्यान में रखते हुए डिजिटल यूनिवर्सिटी, सैटेलाइट चैनल्स, डिस्टेंस लर्निंग को, जैसे हमने अभी कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी, देश में अगर दुनिया के अंदर डिजिटल एक्टिविटीज कहीं सबसे ज्यादा हो रही है, भारत में हो रही है। पिछले दिनों में जो स्टैटिस्टिक्स ध्यान में आई, दुनिया में अगर 100 रुपया का ट्रांजैक्शन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, 40% केवल भारत में हो रहा है। भारत के लोगों की टेक्नोलॉजी अडेप्टेबिलिटी और उसकी जो आज हमारी सरकार ने जो डाटा की प्राइस कम रखा है विश्व की अन्य देशों की तुलना में, इसकी फायदा मिल रहा है। एजुकेशन उसकी सबसे बड़ा लाभार्थी होगा। सर, शिक्षा एक इतना बड़ा हथियार भी होता है कि अंग्रेज जब दमन नहीं कर पा रहे थे तो लॉर्ड मैकाले ने पूरा एजुकेशन, आपके अध्याय के अध्याय मिटा दिए गए। ये बात अलग है कि धीरे धीरे ये कहा गया कि वही सच है जो लिख दिया गया, पर एक भूमिका आपकी सरकार की जो इस समय शिक्षा को आज के विश्व के हिसाब से बनाए कि बच्चों को नौकरियां उनके मन के हिसाब से मिल पाए, मजबूरी के हिसाब से नहीं, उनके मन और उनकी स्किल के हिसाब से। लेकिन दूसरा प्रतिबद्धता आपकी पार्टी की जो कहती है कि हम अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को वापस लौटाएंगे, जिसके लिए भी आप लोगों को टकराव का सामना करना पड़ता है। उस लिहाज से आप लोग कितना नहीं, कोई टकराव का सामना नहीं करना पड़ता है। और ये देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कहूँ, बड़ा विनम्रता से एक बात कहता हूँ। एनईपी ने हमारी पार्टी की सरकार की मसौदा है। हमको जो मैंडेट 2014 और 19 में मिला था, भारत को एक महाशक्ति बनाना, भारत की शब्दों में हमने उसको सबने कहा विश्व गुरु बनाना, ये सारे की मैंडेट के अंदर था। करें कैसे? एनईपी उसके लिए एक बड़ा स्ट्रैटेजी है, बड़ा वेपन है। हमें, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, हमें विश्व की अंदर ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनानी है, यानी विश्व की पर्यावरण को सम्मान करने वाले नागरिक बनाने, शिक्षा ऐसी बनानी है। यही भारतीयता है, यही हमारी जड़ है। जड़ और विश्व की आवश्यकता में कोई अंतर विरोध नहीं है। दुनिया के कोई देश नहीं है जो विश्व की पर्यावरण को लेकर चिंतित है। सस्टेनेबिलिटी और भारत की मूल परंपरा में कोई अंतर नहीं है। मैथमेटिक्स दुनिया में, स्टैटिस्टिक्स दुनिया में, एल्गोरिथम में सबसे एक मूल कंसेप्ट है शून्य, नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो भारतीय परंपरा ने ही विश्व की मैथमेटिक्स को दिया है। इसलिए मैं कोई अंतर विरोध नहीं मानता हूं। मैं सबसे जो चुनौती मानता हूं, टेक्नोलॉजी ने समय को बांधने का कोशिश किया है, समय को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। एक टेक्नोलॉजी जो आज आती है, उसकी मॉडल, उसकी प्रोटोटाइप, उसकी रेप्लिका, उसकी मार्केटेबिलिटी आते आते नया आ जाता है। ये जो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना, उस हिसाब से भारत के बच्चों को इस फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ना और विश्व की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए जोड़ना, ये आज हमारी नॉलेज वर्टिकल में सबसे बड़ा चैलेंज है। एनईपी जिस ढंग से एक विश्व की कई एक्सपर्ट्स की अनुभव को लेते हुए भारत के समाज जीवन की सभी लोगों को इन्वॉल्व करते हुए जैसे बनी है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, हमारी पहला कक्षाओं की, माने जो फाउंडेशनल कोर्सेज की क्लास, माने बाल बाटिका 1, 2, 3 यानी केजी 1, 2, नर्सरी एंड केजी 1, 2, 3 जिसकी इक्विवेलेंट कहा जाएगा, एंड क्लास 1, 2, ये सारे की पाठ्यक्रम, जो पढ़ाई लिखाई की मटेरियल हमने बना लिया है। खूब शीघ्र ही हम उसको समाज के सामने लेके आएंगे। एनसीईआरटी को उसको प्रिंटिंग में ले जाएगा। इसकी सिलसिला शुरू हो गई है, साल भर में उसको हमने पूरा करना है। 2 रिक्वायरमेंट है, भारतीय शिक्षा को जड़ से जुड़ना है, उसको वैश्विक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 21वीं सेंचुरी लायक बनाना है, साइंटिफिक बनाना है। सर, आप कह रहे हैं टकराव नहीं होगा,
लेकिन आप एक सामान्य सी चीज अगर कह देते हैं कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में नहीं हारे थे, उस पर ही आपके ऊपर 10 लोग सवार हो जाते हैं कि तुम इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर आप वाकई जड़ों से जोड़ेंगे और पुरानी चीजों को, प्राचीन इतिहास को उसका हिस्सा बनाएंगे, तो आपको वाकई लगता है कि कोई टकराव नहीं होगा इस तरह की ना, नीति पे? मैं आपको बताता हूं। देखो, इतिहास की विजेता लिखता है इतिहास। भारत के इतिहास पिछले 1000 सालों में जिन्होंने लिखा, भारत 1000 साल की सभ्यता नहीं है। मैं अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की जो जन्म स्थान गया था, बड़नगर में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के तहत एक साइट एस्कावेट हो रहा है, उसको देखा मैंने। 2800 साल पुरानी जीवंत शहर है बड़नगर। भारत की इतिहास जिन्होंने लिखा, ये सब 1000 साल का है। भारत की जो मूल ज्ञान की तत्व, जो दुनिया के ज्ञान की तत्व हमारा विश्वास है, वेद, उपनिषद, इसकी आयु बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है 8000 साल। मेरे लिए तिलक सही है, ये कोई टकराव वाला विषय नहीं है। तिलक आरएसएस की अधिकारी नहीं थे, नेता नहीं थे, भारत की सभ्यता के प्रतिनिधि थे। इसलिए मैं नहीं मानता हूं जो भारतीयता है ये कोई, चलो इतिहासकारों ने, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी नीति है। देखो, हमने अभी इन दिनों में कहा है कि अनसंग हीरो को महत्व देना। इतिहास में जिनकी मैं श्वेता जी आपको बहुत आदर करता हूं, क्या आप माधो सिंह के नाम जानते हो? क्या आप आलूरी सीताराम राजू जी का नाम जानते हो? ये दो, एक दक्षिण के एक पूरब के, अत्यंत साहसी योद्धा थे। वीर सुखापा अगर ना रहते तो ब्रह्मपुत्र घाटी में आज भारतीयता ना बचता। जिनके हाथ में कलम रहा पिछले दिनों में, उन्होंने उनके बारे में लिखा नहीं है। हमें किसी चीज को मिटाना नहीं है, लेकिन मेरे को आज वीर सुखापा को, आज हमें आलूरी सीताराम राजू को, आज हम बाजी राउत को लेके आएंगे, वीर सुरेंद्र साय को लेके आएंगे, बख्शी जगबंधु को लेके आएंगे। इसलिए हम जोड़ेंगे, हम किसी को मिटाएंगे नहीं। तब हम भारतीयता को बड़ा करेंगे। भारत की विरासत को उसी में से दिखने को मिलेगा। मैं वर्तमान में और फिर वापस बजट की ओर भी आती हूँ, क्योंकि हम टीचरों की ट्रेनिंग की और उन सारे व्यवस्थाओं की बात करते हैं, नए टीचरों की कमी इसकी रहती है, और क्वालिफाइड टीचर्स की भी बात होती है समय समय पर जब हम दूसरी तरफ उन तस्वीरों में आंदोलन करते और आक्रोशित उन कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को देखते हैं जो कह रहे हैं कि हमें पक्का करो, या फिर कई राज्यों में तनख्वाह को लेकर वो लड़ाई लड़ते हुए देखते हैं, तो लगता है एक शिक्षक को जमीन पर उतरना पड़ रहा है अपने हक के लिए। ये चीजें समझ नहीं आती हैं, क्या व्यवस्था है? क्या ये बहुत सारी चीजों को मैं मिलाकर देख रही हूं, या फिर हमारे देश में शिक्षकों के लिए एक स्पष्ट और साफ नीति भी होनी चाहिए? बिल्कुल नीति होनी चाहिए, और हमारी सरकार उस नीति को अमल भी कर रही है। इन दिनों में आपने देखा होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, राष्ट्रीय राजधानी जहां हम लोग बैठे हैं उसी को केवल कहूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग 6-6,500 पोस्ट लगभग 2 दशक से रिक्त था। एडहॉक टीचर्स 8 से 12-15 साल तक काम कर रहे थे। सभी की स्थायी नियुक्ति, नया इंटरव्यू करके हम अभी कर रहे हैं। हजारों की संख्या में डीयू में अभी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर नियुक्ति हो रहे हैं। देश की आईआईटीज में पोस्ट खाली था, उसको भरा जा रहा है। एनआईटी में पोस्ट खाली था, भरा जा रहा है। भारत सरकार की वित्तीय व्यवस्था से चलने वाले लगभग सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, केंद्रीय विद्यालय हो, अभी इस बजट में भारत की आदिवासी इलाका में जो एकलव्य विद्यालय बनी है, ऐसे 2500 विद्यालयों के लिए 38,000 केंद्रीय वेतन मानधन की स्तर पे शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की गई है। इसलिए हम जानते हैं, और आपकी बात सही भी है, शिक्षा शिक्षकों की एम्पावरमेंट के बिना संभव नहीं है। उनको सम्मानित जिंदगी, मर्यादित जिंदगी देने ही पड़ेगा, तब टैलेंट्स इसमें आएगा, तब अच्छे पढ़ाई भी हो पाएगा। ये हमारे मान्यता है। अनेक राज्यों ने भी इस काम को अपनाया है। अनेक राज्यों की प्रायोरिटी में ये आना बाकी है। आप जिस राज्य से आते हो,
जहां नालंदा कभी था। जी। मैं मानता हूं आज ऐसे राज्यों की जहां ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक प्रश्न चिन्ह पे खड़ा है, शिक्षा पे ज्यादा जोर देना चाहिए। ऐसे राज्यों में थोड़ा चुनौती दिख रहा है, हम वहां की राज्य सरकारों को समझा ही रहे हैं। भारत सरकार उसमें जो मददगार होना है वो करना चाहता है, कर भी रहा है, लेकिन वो राज्यों की विषय भी राज्यों को उसमें प्राथमिकता देनी पड़ेगी अपने राज्यों को टर्न अराउंड करना है तो। सर, बाकी विभागों से हम सीधे तौर पर ये पूछ लेते हैं कि चुनावी बजट शिक्षा के साथ ये थोड़ा एक दूसरे स्तर पर रहता है, लेकिन चुनावी बजट के बाद आपको एक नई जिम्मेदारी भी दे दी गई है अभी कर्नाटक की। आप तो मेरे को बुलाए थे शिक्षा के बारे में पूछने के लिए। सर, देखो मैं इतना अच्छा पत्रकार है, विद्यार्थी मौका नहीं हूं। जाने नहीं दे सकते हैं। देखिए आज देश में प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीयता चरम पे है। पिछले 75 साल में लोगों ने अनेक शासन व्यवस्था, नेतृत्व, शासन प्रणाली को देखा है, दायित्व लेने की प्रक्रिया को नजदीक से देखा है, दूर से देखा है, लाभार्थी के रूप में देखा है। ये सारे प्रक्रिया के अंदर जो कहा जाता है उसको करने की किया जाता है, इस प्रकार की विश्वसनीयता प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक में भी हमारी राज्य सरकार है, भारत सरकार की काम, कर्नाटक सरकार की उपलब्धि, ये दोनों को मिला के कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी पुनः जीतेगी, ऐसा मेरा अभी से विश्वास है। राहुल गांधी ने एक और आज स्टेटमेंट दिया है, उस पर भी मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। राहुल गांधी ने कहा है कि हमें अडानी मामले में डिस्कशन चाहिए, उनके पीछे कौन सी शक्ति है इसका पता लगे। वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस चर्चा से भाग रही है। देखिए चर्चा जो करना नहीं चाहते हैं वो भाग जाते हैं, हम तो संसद में बैठे रहते हैं। एक प्रक्रिया है भारत की प्रजातंत्र में, लोकसभा राज्यसभा चलेंगे कैसे? आप कहीं कहीं घूमोगे, कभी आओगे नहीं, अभी आ जाओगे, फिर कहोगे कि अभी मैं चर्चा करूंगा। देखो मैं जब पहली बार 2004 में एमपी बना, हमको उन दिनों में हमारे सबसे बड़ा नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारी नए एमपीओं की एक क्लास लिया। हम विद्यार्थी होकर बैठे थे, उन्होंने कहा था कि प्रश्न काल के माध्यम से भी आप सरकार को कैसे झुका सकते हो। आपकी जो प्रिविलेज आज मेंबर, कांग्रेस पार्टी को हम आह्वान करते हैं, 0 आवर हो, स्पेशल डिस्कशन हो, ये सारा विषय पे वो प्रक्रिया में आके चर्चा में लेनी। अभी तो राष्ट्रपति जी का भाषण ही हुआ है, बजट स्थापित हो गए, दो अपॉर्चुनिटी में 12-12 घंटा की अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मौका मिलेगा आपके मन में जो चाहे कहने के लिए। आप किसी भी कंपनी के बारे में कहो, कोई भी परिस्थिति के बारे में चर्चा करो, कोई आपत्ति नहीं। उसके अलावा आपके पास प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, विशेष चर्चा है। लेकिन आप आके एक हुड़दंग मचाओगे, आते ही आप कहोगे कि नहीं नहीं सब चीज खत्म करो, अभी चलाओ, ऐसे नहीं होते हैं। हमने भी ये देश संसदीय प्रणाली को देखा है। ये इस प्रकार के, मैं आज दूसरे सप्ताह हो गया बजट के उपरांत, हम चर्चा होने ही नहीं देंगे, हुड़दंग में ही हमारी नेतृत्व स्थापित करेंगे। शायद उनकी गलतफहमी है, उनको करने दीजिए। सरकार कुछ छुपा नहीं रही, आप लोगों क्या को किसी छुपा चीज का रहे डर हैं? नहीं है। देखो देश के वित्त मंत्री जी ने इस विषय को, जिस विषय को आप उल्लेख कर रहे हो, उसकी अधिकृत रूप में वित्त मंत्री जी ने कई बार कहा है, भारत की अर्थनैतिक रेगुलेशंस, आर्किटेक्ट इतनी मजबूत है, कोई उसमें से कुछ गड़बड़ी नहीं कर सकता है। उसको निगरानी करने के लिए आरबीआई, सेबी जैसे विश्वसनीय संगठन आज हैं, वो अपना चिंता करेंगे। सरकार को एक रत्ती भर भी चीज छुपाने का कुछ नहीं है। हम कोई भी जांच के लिए नहीं बोलेगी, या मतलब विपक्ष तो ये बोल रहा है ना कि कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो उन लोगों को कुछ लेना देना ही नहीं है, क्या सरकार के इशारे पे सब चुप्पी करके बैठे हैं? किसी की प्रलाप, किसी की अनर्गल को किसी के उत्तर नहीं है। मैंने आपको कहा, आपने कहा संसदीय प्रणाली में मैंने चर्चा, शून्यकाल, प्रश्नकाल, विशेष चर्चा, और अभी तो 2 बड़े चर्चा अभी स्कोप है। राष्ट्रपति जी की अभिभाषण के ऊपर 12 घंटा की चर्चा होगी। कांग्रेस पार्टी और समूचा विपक्ष के लिए लगभग आधे से ज्यादा समय रहेगा। बजट के अंदर उसको चर्चा करने के लिए 12 घंटे में से आधे से ज्यादा समय रहेगा। लोकसभा में रहेगा, राज्यसभा में रहेगा, मन भर के चर्चा करो, सरकार सभी चीजों के लिए तैयार है। लेकिन आप हुड़दंग मचाओगे, आपकी एक अश्लील तरीके से चीजों को उपस्थापित करोगे, ये गणतंत्र के लिए शुभ नहीं है।
सर आखिरी सवाल, आवंटन हो गया, बहुत सारी चीज़ों की घोषणाएं हो गई, ये जो साल है आपके लिए, आप एक मंत्री के तौर पर क्या लक्ष्य आपने अपने सामने रखा है जो कि आप पूरा होते हुए देखना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बड़े बदलाव का दौर है भारत की शिक्षा के हिसाब से? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अनेकों विषय रखा है। कभी कभी तो मैं उसको चिंतित होकर चिंता करते करते सपना इतना देखता हूं कि रात खत्म हो जाता है। सच में श्रोता जी, मैं इतना उत्साहित होता हूं जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़ता हूं। आज उसको जितना जल्दी, जितना ज्यादा उसकी जमीन पे उतरे, उतना ही लाभ होगा। बजट उसकी एक अंश है, लेकिन समाज जीवन की सभी लोगों की, आप जैसे संस्थाओं के माध्यम से इसको लोगों की दिल में, दिमाग में उतारे, यही आज सबसे बड़ी हमारी दायित्व है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए।